हेलो बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। बच्चों हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फिर बच्चों हमसे पूछा गया है पार्ट ए में, what is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the yz plane। तो बच्चों हमें बताना है पार्ट ए में फ्लक्स की वैल्यू किसके थ्रू, एक स्क्वायर के थ्रू जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर रखा गया है पैरेलल टू द yz प्लेन। इतना समझ में आया। तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला याद करते हैं। फाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर कितना है बच्चों, 3 इंटू 10⁻³ आई कैप डॉट। अब क्या पुट करेंगे बच्चों, ए वेक्टर। देखना बच्चों, ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो जो एरिया का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, साइड का स्क्वायर यानी कि 10/100 इंटू 10/100। ठीक है, मैंने सेंटीमीटर को किसमें चेंज करा, मीटर्स में, इस वजह से 100 से क्या करा है डिवाइड। तो एरिया का मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, साइड का स्क्वायर यानी कि 10/100 इंटू 10/100। अब मैं अगर एरिया वेक्टर लिखूंगा तो मुझे इसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। देखना बच्चों, ये जो स्क्वायर है ये वाइजेड प्लेन के पैरेलल है। अगर ये वाइजेड प्लेन है, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये स्क्वायर जो कि वाइजेड प्लेन के पैरेलल है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर क्या होगी बच्चों, एक्स एक्सिस। इसका मतलब एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगी वो किसका लॉन्ग होगी, एक्स एक्सिस का लॉन्ग। इतना समझ में आया। तो लिखा मैंने एरिया वेक्टर इक्वल टू 10/100 इंटू 10/100 आई कैप। इतना समझ में आया। अब बच्चों पुट करते हैं एरिया वेक्टर यानी कि 10/100 इंटू 10/100 आई कैप। इतना समझ में आया। आई कैप कितना हो जाएगा बच्चों, 1। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10/100 इंटू 10/100। बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बच्चों पार्ट ए में फ्लक्स थ्रू स्क्वायर कितना आएगा, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों, इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। बच्चों इसी स्क्वायर के थ्रू दोबारा फ्लक्स कैलकुलेट करो, लेकिन इस बार कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। बच्चों नॉर्मल टू प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो समझना बच्चों, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई, ठीक है, इससे बच्चों स्क्वायर रखा और इस तरीके से रखा कि स्क्वायर पे जो नॉर्मल है ये एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का। अब ये जो नॉर्मल है ये किसकी डायरेक्शन दे रहा होगा, एरिया वेक्टर की। तो यानी कि एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। और एक्स एक्सिस ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, आई कैप, और ई वेक्टर क्या था, 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री। इतना समझ में आया। अब बच्चों कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स और लिखते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट एक्सपेंड करो तो क्या लिखोगे, ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 इंटू 10⁻³। एरिया कितना है बच्चों, 10/100 इंटू 10/100। एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, 10/100 इंटू 10/100। इतना समझ में आया। कॉस थीटा यानी कि बच्चों कॉस 60 डिग्री।
इतना समझ में आया। अब बच्चों इतना सॉल्व करके तो कितना आएगा 30, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं cos 60 की। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1/2, तो यानी कि हमारा आंसर आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बच्चों सेकंड पार्ट में फ्लक्स कितना आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, यहां पर को बच्चों इस भी होगा। ठीक है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स। तो बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है लास्ट क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन था 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यूब रख दो जिसकी साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर, और ये जो क्यूब है उसके फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स होंगे। इतना समझ में आया। समझना अगर नहीं आया तो बच्चों ये बनाई मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि अलोंग आई कैप। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसमें एक क्यूब रख दो, तो ये मैंने एक क्यूब रख दिया। इतना समझ में आया। इस क्यूब की डायमेंशन क्या होता है बच्चों 20 सेंटीमीटर। इस क्यूब की जो डायमेंशन है कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी साइड लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है इस क्यूब के थ्रू नेट फ्लक्स बताओ। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों इसे कैसे करेंगे। इसको करने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका तो ये होगा नेट फील्ड लाइंस एंटरिंग क्यूब इज इक्वल टू नेट फील्ड लाइंस लीविंग क्यूब। जितनी फील्ड लाइंस क्यूब के अंदर गई उतनी फील्ड लाइंस क्यूब के बाहर आई। समझ में आया। तो देयरफॉर जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 0। नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब किसके बराबर होगा बच्चों 0 के बराबर। इतना समझ में आया। तो एक तरीका तो ये होगा, और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। दूसरा तरीका क्या होगा बच्चों गॉस लॉ। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। बच्चों फाई किसके बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया। अब इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना है 0। मैं लिखता हूं हेयर इनसाइड क्यूब, क्यूब कितना है बच्चों 0, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना आ जाएगा 0। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू क्यूब 5 = 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0। इतना समझ में आया बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में हमको कहा गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ब्लैक बॉक्स रखा गया है। उस ब्लैक बॉक्स के थ्रू एक आउटवर्ड फ्लक्स है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का। समझ में आया। ये मान लो बच्चों बॉक्स है, कौन सा बॉक्स है ब्लैक बॉक्स है। इस ब्लैक बॉक्स के थ्रू जो फ्लक्स है वो कितना है बच्चों 8 × 10⁻³
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ये जो फ्लक्स है वो क्या बच्चों, आउटवर्ड है। इतना समझ में आया, यानी कि इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखना बच्चों, हमसे पार्ट ए में पूछा गया है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर टोटल कितना चार्ज है ये बताओ। सीधे सीधे बच्चों यहां पे हम लगाएंगे गॉस लॉ, और मैं लिखता हूं फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देयरफॉर बच्चों क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि चार्ज इनसाइड ये बॉक्स किससे निकलेगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट से। फ्लक्स का फॉर्मूला कितना है, मेरा कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड 8 इंटू 10 की पावर 3, एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इतना समझ में आया बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो, चार्ज इनसाइड बॉक्स आ जाएगा। बच्चों 10 की पावर 3 और 10 की पावर -12 क्या लिखोगे, 10 की पावर -9। ठीक है, अब 8 को बच्चों 8.85 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, कैरी 4 64, फिर 4 8 6, फिर 4 6 70, यानी कि कितना आएगा बच्चों 70.80 इंटू 10 की पावर -9, या फिर हम लिखेंगे 7.08 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 कूलम। ये क्या है बच्चों, चार्ज इनसाइड बॉक्स या फिर ब्लैक बॉक्स। चार्ज इनसाइड ब्लैक बॉक्स, इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों, इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या पूछा गया है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0। ठीक है, अगर बॉक्स से नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, 0, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट। बच्चों क्वेश्चन के बी पार्ट के अकॉर्डिंग अगर फाइनेट इक्वल टू 0, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स से जो नेट फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0, तो क्या हम ये कह सकते हैं इस बॉक्स के पास कोई चार्ज नहीं है। इसका आंसर बताओ। देखना बच्चों, मैं लिखता हूं फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर फ्लक्स 0 है तो मैं लिखूंगा 0 इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू नेट इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों इस बॉक्स के अंदर टोटल चार्ज 0 होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा। हेंस टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड बॉक्स इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज इनसाइड बॉक्स। बच्चों अगर फ्लक्स 0 है, इसका मतलब बॉक्स के अंदर नेट चार्ज 0 होगा। नेट चार्ज का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा, ताकि टोटल कितना हो जाए 0 और फ्लक्स भी कितना आ जाए 0। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया तो यहां पर को पार्ट बी भी कंप्लीट, नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, a point charge plus 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter as shown in figure 1.34। बच्चों फिगर को यहां पे ड्रॉ करके बताता हूं। ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस स्क्वायर के 5 सेंटीमीटर ऊपर, इस स्क्वायर के 5 सेंटीमीटर ऊपर एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। तो यहां पर को बच्चों एक चार्ज रखता हूं 10 माइक्रोकूलम का,
वो इस स्क्वायर से कितना ऊपर है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया बच्चों, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। बच्चों इस स्क्वायर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ये बताओ। ठीक है, इस स्क्वायर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ये बताओ। तो एक काम करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस स्क्वायर को बेस लेते हुए एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। मैं लिखता हूं, ड्रॉ अ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस whose base is square of side 10 सेंटीमीटर। मेरा कहने का मतलब है यही स्क्वायर को उस क्यूब का क्या मान लो, बेस मान लो। इतना समझ में आया। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या करा, एक क्यूब बनाया। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये जो क्यूब का बेस है वो यही स्क्वायर है, तो यानी कि इस क्यूब की जो साइड होंगी वो भी कितनी होंगी, 10 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। बच्चों एक मिनट, एक कॉल आई है, एक मिनट। हेलो, सॉरी बच्चों, एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी। ठीक है, क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या करा, इस स्क्वायर को बेस मानते हुए, इस स्क्वायर को बेस मानते हुए एक क्या बनाई, क्यूबिकल सरफेस। ठीक है, अब बच्चों इस स्क्वायर के बेस से 5 सेंटीमीटर ऊपर, मेरा कहने का मतलब है इस क्यूब के बेस से 5 सेंटीमीटर ऊपर क्या रखना है, एक 10 माइक्रोकूलम चार्ज को रखना है। तो यहां पर को मैंने 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इस क्यूब से टोटल फ्लक्स निकालता हूं। मैं लिखता हूं टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब वो कितना होगा बच्चों, 5 = Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया। Q की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 × 10⁻⁶। इतना समझ में आया। 10 माइक्रोकूलम को पुट करा, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 8.85 × 10⁻⁻12। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं और ये आ जाएगा फ्लक्स थ्रू होल क्यूब। देखना बच्चों, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻12 इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10⁻+6। और बच्चों 10/8.85 इसे क्या लिखा जा सकता है, 1000/885। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे डिवाइड कर लेते हैं। 1000 को डिवाइड करेंगे बच्चों किससे, 885 से। ये पहले 1 टाइम जाएगा और हम लिखेंगे 885। 10 से 5 जाएगा बच्चों 5, 9 में से 8 जाएगा बच्चों 1, फिर बच्चों 9 में से 8 जाएगा कितना आएगा, 1। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे लगेगा पॉइंट, उसके बाद बच्चों एक 0, फिर बच्चों फिर से कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स, और फिर से क्या लिखेंगे 885। 10 में 5 जाएगा कितना आएगा बच्चों, 5, फिर कितना आएगा 4, 14 में से 8 जाएगा बच्चों कितना आएगा 6, फिर 10 में से 8 जाएगा कितना आएगा बच्चों 2। इतना समझ में आया। अब बच्चों उसके बाद यहाँ पे फिर से एक 0 लगेगा, और एक कितने टाइम जाएगा, शायद 3 टाइम जाएगा। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू आएगी फाई की, वो कितनी आएगी, 1.13 × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स आएगा थ्रू होल क्यूब। ये जो क्यूब है, इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, 1.13 × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बच्चों अगर क्यूब के थ्रू इतना फ्लक्स है, तो ये एक सिंगल फेज जो कि क्यूब का बेस है, इससे कितना फ्लक्स होगा, इसी फ्लक्स को 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि क्यूब के पास टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पे देयरफॉर, तो मैं लिखता हूं यहां पे देयरफॉर फ्लक्स थ्रू
base of cube, that is square of 10 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, वो कितना होगा बच्चों? 1.13 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बच्चों इसे डिवाइड कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड मैं तुमको होमवर्क दे देता हूं, इसको डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर को हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। नोट कर लिया? शाबाश। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया बच्चों? अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, और इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखा गया है? 2 माइक्रोकूलम। और इसकी साइड कितनी गिवन है? 9 सेंटीमीटर। साइड को रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि गॉस लॉ में साइड का तो कोई काम होगा नहीं। और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सीधे बच्चों यहां पे क्या लगाते हैं? गॉस लॉ। मैं लिखता हूं बाई गॉस लॉ। फाई इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होगा बच्चों? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। देखो 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 10 की पावर माइनस 12 कितना आएगा बच्चों? 10 की पावर प्लस 6। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये 2 अपॉन कितना था? 885। इसे क्या लिख सकते हैं? 200 अपॉन 885। देखो 2 अपॉन 8.85 था, शायद मैंने अभी 885 बोल दिया, ध्यान देना। 2 अपॉन 8.85 था, उसे क्या लिखा? 200 अपॉन 885। अब बच्चों इसे डिवाइड कर लो। अब इसे डिवाइड करोगे 200 को 885 से, पहले तो लगेगा बच्चों पॉइंट, फिर क्या आएगा? 0, फिर जाएगा बच्चों 2 टाइम्स। 5 2 जा 10 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17, 8 2 जा 16 और 1 17। इतना समझ में आया बच्चों? 0 10 में 7 जाएगा कितना आएगा बच्चों? 3, 9 में 7 जाएगा कितना आएगा? 2। इतना समझ में आया? फिर से क्या आएगा बच्चों? 0, और ये कितने टाइम जाएगा? फिर से 2 टाइम्स ही जाएगा। तो बच्चों ये आ रहा लगभग 0.22 इंटू 10 की पावर 6, या फिर हम लिखेंगे 2.2 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बच्चों फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा? 2.2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आगे भी डिवाइड करके देख लेना, हो सकता है आगे जाके क्या हो, राउंड ऑफ करके आंसर आए। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यूज कितनी आएगी। तो बच्चों यहां पर को क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लो। कर लिया? शाबाश। अब इसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस स्फेरिकल सरफेस से या फिर इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स है? -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब देखना बच्चों इस क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट में क्या पूछा गया है। अच्छा, पहले क्वेश्चन ही यही है ना, सॉरी, पार्ट फर्स्ट में क्या पूछा गया है? इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, अगर मैं इस गॉसियन सरफेस की रेडियस को क्या कर दूं? डबल कर दूं, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। बच्चों अगर मैं इसकी रेडियस को डबल कर भी दूं, फ्लक्स अभी भी इतना ही पास करेगा। उसका रीजन, क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर फ्लक्स डिपेंड ऑन चार्ज इनसाइड Gaussian surface only. Therefore, flux depend on charge inside Gaussian surface only, not on size of surface. इतना समझ में आया बच्चों? तो therefore पार्ट ए के आंसर में हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट, फ्लक्स डू नॉट चेंज इफ रेडियस डबल। अगर रेडियस डबल कर दो तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स उतना ही रहेगा। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। यानी कि बच्चों जिस चार्ज की वजह से, जो कि इसके सेंटर पे रखा गया है Q, इतना फ्लक्स है, इस चार्ज की वैल्यू बताओ। जिस चार्ज की वजह से इतना फ्लक्स है उस चार्ज की वैल्यू बताओ। लिखते हैं बच्चों पार्ट बी, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1.0 इंटू 10 की पावर 3। क्यू वी हैव टू कैलकुलेट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 8.85 इंटू 10 पावर -12। तो यहां पर से बच्चों क्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -8.85 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। इतना समझ में आया बच्चों? सॉरी, -12 + 3 -9। ठीक है, ऐसी गलती तुम मत करना। -12 + 3 कितना आ जाएगा, -9। यानी कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा Q इनसाइड गॉसियन सरफेस इज -8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यहां पर को बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट, नोट कर लो। कर लिया? अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अ कंडक्टिंग स्फीयर of radius 10 centimeter has an unknown charge. If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 raised to the power 3 Newton per coulomb and point radially inward, what is the net charge on the sphere? देखना बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इस स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर, इस स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है। इस पॉइंट को P ले लेता हूं, ठीक है। ठीक है, इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है बच्चों, 1.5 इंटू 10⁻3, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां को है बच्चों, अंदर को है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चों कहां को है, अंदर को है, क्योंकि क्या बोला गया, पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। इतना समझ में आया? फिर हमसे पूछा गया था बच्चों, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, यानी कि इस कंडक्टिंग स्फीयर पे नेट कितना चार्ज होगा ये बताओ। इतना समझ में आया? सीधे सीधे बच्चों इसमें एक तो फॉर्मूला लग सकता है और एक थोड़ा सा लंबी प्रोसेस से गॉस लॉ के थ्रू होगा। मेरा कहने का मतलब है एक तो सीधे सीधे क्या लगा लो फॉर्मूला, एक क्या कर लो, गॉस लॉ को थोड़ा समझते हुए कर लो। तो एक काम करते हैं, मैं इसको गॉस लॉ के थ्रू समझाते हुए कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों, इस P पॉइंट के थ्रू एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मैं लिखता हूं ड्रॉ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस थ्रू P। इतना समझ में आया? अब बच्चों अब यहां पे क्या लगाते हैं, गॉस लॉ। लिखता हूं अप्लाई गॉस लॉ। बच्चों गॉस लॉ का जो बेसिक स्टेटमेंट है वो लगाओ, गॉस लॉ का जो बेसिक स्टेटमेंट है वो लगाओ। गॉस लॉ के बेसिक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों
जो फ्लक्स है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया। अब एक बात बताना बच्चों, इस पी पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर होगा वो कहां को होगा, बाहर को, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां को है बच्चों, इनवर्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां को होगी बच्चों, अंदर को। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब बच्चों ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर को जब हम एक्सपेंड करेंगे यहां पे क्या खुलेगा, cos 180। तो मैं लिखता हूं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस cos 180 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया। अब बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस इंटू -1 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, उसे ले लेते हैं बाहर, ठीक है, और माइनस साइन को भी बाहर कर लेते हैं। फिर हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना होगा बच्चों, ये जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इतना समझ में आया। और यहां पर कोई ये जो आर होगा ये होगा 20 सेंटीमीटर। क्या होगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। ध्यान रखना जब हम गॉस लॉ लगाते हैं इसमें ये जो डीएस वेक्टर होता है ये होता है बच्चों गॉसियन सरफेस का एरिया एलिमेंट। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एरिया भी किसका लिखूंगा, गॉसियन सरफेस का ही लिखूंगा। इतना समझ में आया। तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने क्या करा, गॉस लॉ के थ्रू इस फॉर्मूले को पहले प्रूफ कर लिया। इतना समझ में आया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। इस स्फीयर के पास, सॉरी ये अंदर वाले स्फीयर के पास, ये अंदर वाले स्फीयर के पास कितना नेट चार्ज है ये बताओ। सीधे सीधे बच्चों लिखते हैं Q इक्वल टू, यहां से देखना, माइनस ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों ई की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10 की पावर 3। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, 1/9 इंटू 10 इज पावर 9। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। फिर आर स्क्वायर, बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है, 20, यानी कि 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया ना बच्चों। अब देखना बच्चों, लिखता हूं Q इक्वल टू -1.5 को ऐसे लिखते हैं, अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 को भी पहले ऐसे ही लिखते हैं, इंटू 10 की पावर 3 को भी पहले ऐसे ही लिख लो, फिर इंटू, इसे सॉल्व करो बच्चों। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। 10 की पावर -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 10 की पावर -4। इतना समझ में आया। अब बच्चों सॉल्व कर लो। देखो Q को ऐसे रखो, -1.5 इंटू 400 इंटू, पहले तो अपॉन 9 लिख लो, 10 की पावर, बच्चों -9 ऊपर हो जाएगा, -4 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, -13, फिर बच्चों +3 करोगे कितना आएगा, -10। तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों -1.5 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 9। इतना समझ में आया। ये 2 जीरो को हटा दिया और यहाँ पे -10 की जगह पे क्या लिख दिया, -8। अब बच्चों 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6.0। तो हम लिखेंगे -6.0 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -8। यानी कि बच्चों अब इसको पहले 3 से कट कर लो तो कितना लिखोगे, -2/3 इंटू 10 की पावर -8। अब बच्चों इसको डिवाइड कर लो तो ये कितना आएगा, -0.666 इंटू 10 की पावर -8। इतना समझ में आया। या फिर हम क्या लिखेंगे बच्चों, Q इक्वल टू -6.67, ठीक है, एक डिजिट यहां लेके चला गया तो यहाँ एक और कम हो जाएगा और क्या लिखा जाएगा, 10 की पावर -9 पीछे से कूलाम। इतना समझ में आया बच्चों। यानी कि चार्ज ऑन स्फीयर वो कितना आएगा, -6.67 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। इसका एक बार आंसर चेक कर लें, इतना ही है।
और एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये जो चार्ज है वो इस कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस में बैठ जाएगा, ठीक है, वो इस कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस में बैठ जाएगा, और वो चार्ज क्या है, नेगेटिव। मैं पहले गलती से पॉजिटिव बना रहा था, लेकिन वो चार्ज क्या है, नेगेटिव। वो इस स्फीयर की पूरी सरफेस में बैठ जाएगा। इतना समझ में आया? क्यों? क्योंकि चार्ज इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर इज जीरो। सारा का सारा चार्ज कहां पे होता है, उसकी सरफेस पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 भी समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखना बच्चों, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी डायमीटर कितनी है, 2.4 मीटर। ठीक है, इसकी बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर देखना बच्चों पार्ट ए में क्या पूछा गया है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो देखना बच्चों, चार्ज ऑन द स्फीयर कैसे कैलकुलेट होगा, ए इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे क्यू बाई ए। पार्ट ए में मैंने लिखा सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्यू बाई ए, तो बच्चों क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए। इतना समझ में आया? हमसे पार्ट ए में क्या पूछा गया था, चार्ज ऑन द स्फीयर, और हमें गिवन है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सीधे सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है बच्चों, 80 इंटू 10 की पावर -6। इतना समझ में आया? माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करा, ठीक है, इस वजह से 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करा। फिर बच्चों एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 ही लिख लेते हैं, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब बच्चों 2.4 का आधे का स्क्वायर, यानी कि 1.2 का स्क्वायर। इतना समझ में आया बच्चों? ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, जल्दी जल्दी करो। देखना बच्चों, 80 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 320 इंटू 10 की पावर -6 को ऐसे लिख लो। इतना समझ में आया? फिर बच्चों 3.14 को भी ऐसे लिखो। 1.2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1.44। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों 320 को ऐसे लिखो, इंटू 314 इंटू 144 इंटू 10 पावर 1 2 3 4। सॉरी बच्चों एक कॉल आ गई। हाँ हेलो, ठीक है बच्चों इसे जल्दी से सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं कैलकुलेटर की मदद ले रहा हूं। ठीक है, 320 इंटू 314 इंटू 144 कितना आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा 144 ये आएगा बच्चों लगभग 1.44 इंटू 10 की पावर 7, फिर बच्चों इंटू 10 की पावर -10, यानी कि बच्चों 1.44, या फिर एक काम करो इसे ले लो राउंड ऑफ करके 1.5। ठीक है, ये 4 का आगे भी घूम के आएगा, तो मैंने क्या ले लिया 1.5 इंटू 10⁻³ कूलम, यानी कि बच्चों चार्ज ऑन स्फीयर कितना होगा, 1.5 इंटू 10⁻³ कूलम। तो बच्चों यहां पर को तुमको क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, पीछे बच्चों जो आंसर गिवन है एनसीईआरटी में 1.45 गिवन है, कितना 1.45। तो एक्चुअल में इसका जो मल्टीप्लाई आ रहा था वो 1.446 आ रहा था, कितना आ रहा था 1.446, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख लेता हूं मैं 1.45। ठीक है, कोई कंफ्यूजन थोड़ी होगा, इस पूरे को जब मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 1.446 इंटू 10⁻7 के आसपास। इतना समझ में आया? कैलकुलेशन देख लेना खुद से। अब देखा बच्चों, इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर से कितना फ्लक्स बाहर को आ रहा है ये बताओ। सीधे सीधे बच्चों हम यहां पे लगाएंगे गॉस लॉ, और मैं लिखता हूं बाय गॉस लॉ, फाई इक्वल टू
Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू कितनी होगी 1.45 इंटू 10⁻³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा 8.85 इंटू 10⁻12। इतना समझ में आया बच्चों? इसे डिवाइड कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखना बच्चों 10⁻³ अपॉन 10⁻12, इसे क्या लिखोगे 10⁹ फिर बच्चों ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 145 को डिवाइड किया जाएगा किससे 885 से। पहले पॉइंट लगाओगे तो बच्चों क्या आएगा 0, फिर कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स, क्या लिखोगे 885। 10 से 5 जाएगा बच्चों कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 4, 14 में से 8 जाएगा बच्चों कितना आएगा 6, फिर कितना बचेगा बच्चों ये 3, 13 में से 8 जाएगा कितना आएगा बच्चों 5। इतना समझ में आया? फिर बच्चों एक 0 और लग जाएगा, ठीक है, और ये कितने टाइम जाएगा 8 6 7 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो बच्चों ये आएगा लगभग 0.16, या फिर हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁸8। यूनिट क्या आएगी बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना समझ में आया बच्चों? यहां पर को 22 क्वेश्चन का बी पार्टी बच्चों कंप्लीट। जल्दी से बच्चों नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है। कौन सा पार्ट है यहाँ 1.6 सही है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखना बच्चों एक लाइन चार्ज है, ठीक है, जो कि अपने से 2 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है 9 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम का, ठीक है। और हमसे पूछा गया बच्चों ये जो लाइन चार्ज है, ठीक है, मान लो क्या है पॉजिटिव है, तो इस लाइन चार्ज के लीनियर चार्ज डेंसिटी बताओ। इतना समझ में आया? अगर इस लाइन चार्ज से 2 सेंटीमीटर दूर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो बच्चों इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बताओ। सीधे सीधे बच्चों गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन याद करो, ठीक है। गॉस लॉ की जब हम पहली एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे किसके थ्रू, एक लीनियर चार्ज के थ्रू, वो किसके बराबर आता था λ/2πε0r। याद आया? याद नहीं आया तो देख लो। ऐसे क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, फिर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के थ्रू क्या लगाएंगे बच्चों गॉस लॉ लगाएंगे, ठीक है। इस सरफेस के और इस सरफेस के थ्रू, ये दो बेस के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाता था 0, क्योंकि एंगल कितना होता था 90 डिग्री। जो भी फ्लक्स आता था सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू आता था, इस कर्व के थ्रू आता था, ठीक है। तो हम लिखते थे फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर, या फिर एक काम करो इसको क्लोज मत करो अभी, सीधे सीधे क्या लिखो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों ई इंटू 2πr/h। याद आया? याद आया बच्चों? कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू पुट करी है, ई को ई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों q अपॉन 2π ε0, ठीक है, 2π ε0 r इंटू एच। इतना समझ में आया बच्चों? अब q की वैल्यू क्या पुट करोगे लैम्डा इंटू एच, और यहाँ पे क्या आएगा 2π ε0 r इंटू एच, एच से एच कैंसिल। तो बच्चों यही तो फॉर्मूला आता था, ठीक है, शॉर्ट में मैंने याद करवा दिया। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करो, कितनी होगी 9 into 10⁴, लैम्डा वी हैव टू कैलकुलेट, अपॉन में लिखते हैं बच्चों 2π ε0, फिर r की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 into 10⁻²। तो बच्चों लैम्डा इक्वल टू क्या लिखोगे 9 into 10⁴ इंटू बच्चों 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 4π ε0 फिर इंटू 10⁻²। इतना समझ में आया? 4π ε0 क्या आएगा बच्चों 1/9 इंटू 10⁻⁹, यानी कि लिखा जाएगा 9 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻² अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। ये 9 और ये 9 क्या हो जाएगा कैंसिल,
बच्चों ये ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा -9, -9 -2 -11, -11 में बच्चों +4 करोगे कितना आएगा -7, यानी कि 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी बच्चों 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों एनसीईआरटी के लास्ट में इसका जो आंसर गिवन है वो गिवन है 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर। तो क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे 10 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना समझ में आया? -9 -2 ठीक है, तो इसका आंसर तुम ये भी लिख सकते हो 10⁻⁷ इंटू 10/10, ये कितना आ जाएगा कूलाम पर मीटर। इतना समझ में आया? तो माइक्रो कैसे आ जाएगा? अरे माइक्रो तो नहीं आना चाहिए था। बच्चों मेरे पास जो एनसीईआरटी है, ठीक है, मैं जिस एनसीईआरटी से अभी देखा मैंने आंसर शीट, इसमें लास्ट में इसका आंसर गिवन था 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर। बच्चों ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 10 माइक्रो कूलाम मतलब 10 × 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर। इसका मतलब क्या आएगा बच्चों 10⁻⁵ कूलाम पर मीटर। लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा था 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर। फिर बच्चों मैंने 2-3 जगह कैलकुलेशन को चेक करा तो हमारा आंसर सही है, ठीक है, इसकी आंसर शीट में आंसर गलत है। तो यहां पर को बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। इतना समझ में आया? अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। बच्चों थिन मेटल प्लेट है, पैरेलल है एंड आर क्लोज टू ईच अदर। तो मैंने 2 थिन मेटल प्लेट बनाई, समझ में आया, और इनको क्या रखा पैरेलल। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइंस। यानी कि बच्चों अगर इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो इसके पास कितनी होगी माइनस सिग्मा। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब है बच्चों जो सिग्मा है उसकी वैल्यू कितनी है 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया? फिर हमसे पूछा क्या है बच्चों व्हाट इज ई। व्हाट इज ई? ई वेक्टर होगा, डायरेक्शन भी बतानी होगी। फिर हमको बोला गया है पार्ट ए इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। अगर ये प्लेट फर्स्ट है तो बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बताओ। इतना समझ में आया? फिर बच्चों बी बोला गया है इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट। अगर बच्चों ये प्लेट सेकंड है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी बताओ। फिर बोला गया बच्चों एंड सी बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि इनके बीच में भी बताओ। इतना समझ में आया? अब बच्चों सॉल्व करते हैं। समझना, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इसकी प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा। क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी ए बी सी, इन 3 अलग अलग पॉइंट पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। एक बात बताना बच्चों, इस ए पॉइंट पे इस पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर को आएगा, यानी कि ई पॉजिटिव इधर को होगा। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव की वजह से इधर को आएगा, यानी कि ई नेगेटिव इधर को होगा। इतना समझ में आया? पॉजिटिव से हमेशा बाहर को, नेगेटिव की हमेशा अंदर को। इतना समझ में आया? तो इस वजह से बच्चों यहां पर को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जितना ई पॉजिटिव होगा उतना ही ई नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा और वो कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं लिखता हूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया? अब बी पॉइंट में आते हैं बच्चों। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होगा इधर बाहर को, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होगा इधर अंदर को। तो बच्चों जो ई नेट होगा वो फिर से किसके बराबर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0। यहां पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से कितना होगा बच्चों 0। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से दोनों की क्या है अपोजिट। इतना समझ में आया? पॉजिटिव की वजह से बाहर को, नेगेटिव की वजह से अंदर को। अब आता है बच्चों इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से कहां को होगी इधर को,
इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से भी कहां को होगी, इधर को। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब बच्चों जो ई नेट आएगा वो क्या आ जाएगा, ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। डायरेक्शन दोनों की क्या होगी बच्चों, सेम। इतना समझ में आया। तो हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया बच्चों। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या लिखा जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 17 इंटू 10 की पावर माइनस 22 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। इतना समझ में आया बच्चों। अब 17 अपॉन 8.85 ये तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स जाएगा शायद। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं 17 अपॉन 8.85 को क्या लिख लेते हैं 2, अप्रॉक्स 2 ही जाएगा, शायद पूरा ही डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, फिर इनटू 10 की पावर माइनस 22 अपॉन 10 की पावर माइनस 12, इसे क्या लिखा जाएगा बच्चों 10 की पावर माइनस 10। इतना समझ में आया। और बच्चों इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। यानी कि बच्चों इस मिड पॉइंट सी पे, ये जो मिड पॉइंट सी है या फिर ये जो बीच का पूरा रीजन है, यहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग लगभग कितना होगा बच्चों, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10। इतना समझ में आया। पीछे आंसर बच्चों 1.9 गिवन है। कितना गिवन है, 1.9। तो बच्चों इसे लिख लेते हैं 1.9, ठीक है 1.9 ही कर लो। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। यहां पे भी आंसर गलत है फिर से, 1.9 नैनो पर कूलम, न्यूटन पर कूलम है, इतना आ ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, आंसर हमारा सही है। ठीक है, देखो मेरे पास जो ये बुक पढ़ी है ना, इस बुक के लास्ट में आंसर शीट एनसीईआरटी के सब में गिवन होती है, तो इसके भी लास्ट में आंसर शीट गिवन है और आंसर शीट में 2 आंसर गलत लिखे हैं। ठीक है, तो मैं उसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि मेरी कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं आ रही है। इतना समझ में आया। यहाँ पे गिवन है 1.9 न्यूटन पर कूलम, 1.9 ये 10 की पावर माइनस 10 वाला फैक्टर गिवन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन 10 की पावर माइनस 10 वाला फैक्टर भी होगा। इतना समझ में आया बच्चों। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन कहां से कहां को होगी, फर्स्ट से सेकंड की तरफ। मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। इतना समझ में आया बच्चों। यहां पर को हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट।